अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए कोई काल्पनिक कथा नहीं है। ये एक अत्यंत दर्दनाक घटना है जिसका हर हिस्सा सच्चा है और ये पिछली शताब्दी के 50 के दशक के मध्य में घटी थी। ये कहानी उस भयानक सवाल का जवाब देती है, जब आपकी विरासत या दौलत ही आपके अभिशाप का कारण बन जाए तो क्या होता है, और अगर वो इंसान ही आपका उत्पीड़क बन जाए जिसने आपको सुरक्षा का वादा दिया था, तब आप क्या करेंगे। कल्पना कीजिए एक अनाथ लड़की की, जिसके पास इस दुनिया में एक बड़े घर और बहुत सारी जमीन जायदाद के अलावा अपना कहने के लिए कोई नहीं था। वो लालची लोगों के लिए एक आसान निशाना बन गई थी, और वो लालची इंसान आया एक खूबसूरत दूल्हे के वेश में, जिसके मुंह में मीठी बातों की फुहार थी। उसने लड़की से शादी कर ली, और जैसे ही लड़की ने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, तभी उसने अपना असली रूप दिखाया। उसने न सिर्फ लड़की की दौलत और घर पर कब्जा किया, बल्कि वो अपनी उस प्रेमिका को भी ब्याह कर ले आया जिससे वो पहले से प्यार करता था। उसने अपनी नई पत्नी को उस अनाथ लड़की के घर में ही रखा और घर की असली मालकिन को उनकी नौकरानी बना दिया। लेकिन असली नरक यातना तो तब शुरू नहीं हुई थी। सबसे बड़ी विपत्ति उस दिन आई जब लड़की ने अपमान सह न पाने के कारण हिम्मत करके तलाक की मांग की। इसके जवाब में पति ने उसे ऐसी सजा दी जो किसी इंसान की कल्पना में भी नहीं आएगी। उसने फैसला किया कि लड़की की जगह इंसानों के साथ नहीं है, इसलिए उसने उसे भेड़ों के बाड़े या अस्तबल में कैद कर दिया। लेकिन असली नरक यातना तो तब शुरू नहीं हुई थी। ये रहमा की सच्ची घटना और उसके जीवन के दुस्वप्न की शुरुआत की कहानी है। ये घटना 50 के दशक की है, जब दूर दराज के गांवों पर एक उदास छाया फैली हुई थी। एक छोटा सा गांव जो बड़े शहर की सीमा पर स्थित था, जहां मिट्टी के घरों से मिट्टी की सौंधी खुशबू और ताजी रोटी की महक मवेशियों की गंध के साथ मिली रहती थी। वहीं रहती थी रहमा। रहमा नाम का उसके जीवन से कोई मेल नहीं था। लड़की ने बहुत कम उम्र में अनाथ होने का दर्द के सिवा दुनिया में और कुछ नहीं देखा था। 1 साल के अंतराल में उसके माता पिता दोनों एक अनजान बीमारी से मर गए, उसे बिल्कुल अकेला छोड़कर। उसका कोई भाई बहन, चाचा या मामा नहीं था जो उसकी खबर लेता। वो तेज ठंड में एक सूखी हुई पेड़ की डाल की तरह अकेली थी। लेकिन अनाथ होना ही उसकी एकमात्र विरासत नहीं थी। उसके पिता, जो एक समृद्ध व्यापारी थे, उसके लिए काफी अच्छी दौलत छोड़ गए थे। रहमा को गांव का सबसे बड़ा घर मिला था, जिसके आंगन में मीठे पानी का कुआं था, और साथ ही मिली थी गांव के किनारे एक विशाल उपजाऊ जमीन जिससे भरपूर फसल आती थी। अनाथ और दुखी होने के बावजूद रहमा एक वांछित दुल्हन थी। उसके पास एक शांत और साधारण सुंदरता थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखों में हमेशा एक गहरा विषाद छिपा रहता था, जैसे वो कुछ खोया हुआ ढूंढ रही हो। वो अपने लंबे काले बालों को हमेशा एक साधारण घूंघट के नीचे रखती थी। वो बहुत कम बोलती थी और उसके दिन पिता के जमाने के एक बूढ़े कर्मचारी की मदद से जमीन की देखभाल करते हुए गुजरते थे। उसने कड़ी मेहनत और सहनशीलता सीखी थी, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसी गांव में फारूक नाम का एक युवक रहता था। फारूक रहमा से बिल्कुल विपरीत था। वो खूबसूरत, लंबा और दमदार आवाज वाला था। वो बहुत अच्छी तरह से बात करना जानता था और अपनी वाक्पटुता से आसानी से लोगों का ध्यान खींच लेता था। लेकिन फारूक के पास केवल 2 चीजें थीं, उसकी सुंदरता और अमीर बनने की तीव्र महत्वाकांक्षा। उसके पास अपनी कोई जमीन या पैसा नहीं था। वो मामूली दिहाड़ी मजदूरी करता था। फारूक की नजरें बहुत पहले से रहमा पर थीं, खासकर उसके पिता की मृत्यु के बाद से। उसने रहमा में कोई ऐसी अनाथ लड़की नहीं देखी जिसे आसरे की जरूरत हो, बल्कि उसने देखा वो विशाल घर, उपजाऊ जमीन और अकूत दौलत जो उसे गरीबी से मुक्ति दिलाएगी। वो जानता था कि उसका मन गांव की दूसरी लड़की नजवा पर टिका हुआ है। नजवा सुंदर और व्यक्तित्व वाली थी, लेकिन वो भी फारूक की तरह गरीब थी, और फारूक की नजर में प्यार से रोटी नहीं खरीदी जा सकती या भविष्य नहीं बनाया जा सकता।
फारूक ने बड़ी धूर्तता और चतुराई से रहमा के चारों ओर जाल बुनना शुरू कर दिया। वो बहुत सावधानी से उसके नजदीक आने लगा। जब रहमा जमीन पर जाती थी, फारूक उसे मीठी मुस्कान के साथ सुबह का सलाम करता, कभी कभी भारी सामान उठाने में मदद करता। वो अत्यधिक विनम्रता दिखाता और सहानुभूति व्यक्त करता। एक दिन उसने बहुत दर्द भरे स्वर में रहमा से कहा, तुम बहुत अकेली हो रहमा, ये दुनिया बहुत क्रूर है और लोग भेड़ियों जैसे हैं, खासकर ऐसी अकेली औरत के प्रति जिसके पास इतनी दौलत है। रहमा अपने पवित्र दिल और लंबी एकाकीपन के कारण एक मीठी बात के लिए तरसती थी। वो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद खोई हुई सुरक्षा की कमी महसूस करती थी। उसने फारूक की ओर कृतज्ञता की दृष्टि से देखा और दबी आवाज में कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन अल्लाह मेरे साथ हैं। फारूक ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने तुरंत जवाब दिया, अल्लाह पर भरोसा तो यकीनन, लेकिन अल्लाह इंसानों को एक दूसरे की मदद का जरिया बनाकर भेजते हैं। मुझे तुम्हारा सहारा बनने दो, मुझे मौका दो तुम्हें बचाने का और लालची लोगों से तुम्हारे पिता की दौलत की हिफाजत करने का। उसकी बातें रहमा के घावों पर मरहम की तरह लगीं। उसने फारूक में उस रक्षक को देखा जो उसे बचाएगा और उस नेक पति को पाया जो उसके अनाथ होने के दर्द को दूर करेगा। उसने कभी भी फारूक की दयालु आंखों के पीछे छिपी हुई ठंडी लालच की चमक नहीं देखी। गांव के लोग सब देखते थे और फुसफुसाते थे। कुछ लोग फारूक की नीयत पर शक करते थे क्योंकि वे उसे और उसके पैसे के प्रति लालच और नजवा के साथ उसके रिश्ते को जानते थे। लेकिन कोई भी रहमा को सीधे चेतावनी देने नहीं आया। वो अकेली थी और अकेले इंसान के लिए बोलने की हिम्मत आमतौर पर कोई नहीं करता। कुछ हफ्तों की मीठी बातों और झूठे वादों के बाद फारूक ने शादी का प्रस्ताव दिया। रहमा तुरंत राजी हो गई। उसने सोचा कि आकाश ने मानो उसकी प्रार्थना सुन ली है। बहुत जल्दी और सादगी से शादी हो गई। रहमा ने अपनी माँ की एक सुंदर पोशाक पहनी थी और कई सालों बाद पहली बार सच्ची उम्मीद में हंस रही थी। दूसरी ओर फारूक जीत के आनंद में हंस रहा था। उसकी योजना सफल हो गई थी। शादी के बाद पहले कुछ दिन रहमा ने चरम सुख में बिताए। फारूक उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। वो बड़े घर का मालिक बन बैठा। लेकिन पहला हफ्ता गुजरते ही उसका मुखौटा उतरना शुरू हो गया। एक शाम उसने बनावटी विनम्रता के साथ कहा, रहमा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम अब अकेली नहीं हो। मैं मर्द हूँ। हर चीज की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जमीन के दस्तावेज और तुम्हारी माँ के छोड़े हुए गहने कहाँ हैं? उन्हें सुरक्षित जगह पर रखना जरूरी है। तुम सीधी साधी लड़की हो, बाजार के पेंच या लोगों को नहीं जानती। पति पर आंख मूंद कर विश्वास करके रहमा ने सब कुछ ला दिया। उसने एक पुराने लकड़ी के बक्से में जमीन के कागजात और माँ के गहने फारूक के हाथों में सौंप दिए। अगले दिन फारूक उसे शहर के दस्तावेज लेखक के पास ले गया। एक कागज की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यहाँ दस्तखत कर दो प्रिय, ये सिर्फ जमीन के प्रबंधन की सुविधा के लिए कुछ साधारण कागजात हैं। रहमा ने मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। उस क्षण रहमा ने अनजाने में ही अपने घर, जमीन और हर चीज का मालिकाना हक फारूक के नाम कर दिया। स्याही का दाग सूखने से पहले ही फारूक हर चीज का मालिक बन गया। उस रात फारूक पूरी तरह से एक अलग इंसान बनकर घर लौटा। उसकी मीठी मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह रूखापन और सख्ती आ गई। उसकी आवाज ऊंची और कर्कश हो गई। उसने घोषणा की, अब से मैं ही यहाँ का मालिक हूँ और मेरी बात ही आखिरी बात है। रहमा हैरान और डरी हुई आंखों से उसकी ओर देखती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस अचानक बदलाव का कारण क्या है। उसे पड़ोसियों की आंखों में फिर से करुणा की दृष्टि दिखाई दी, लेकिन इस बार वो और भी तीव्र थी। आखिरकार उसके कानों में वो खबर पहुंची जिसके बारे में सब फुसफुसा रहे थे। फारूक अपनी दौलत से अमीर होकर अब अपनी असली प्रेमिका नजवा से शादी करने का फैसला कर चुका है। वो बड़ा घर जो रहमा का आसरा था, वो अब सौतन को लाने के लिए तैयार हो रहा था। शुरू होने वाला था एक ऐसा नरक यातना जिसे रहमा ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। शादी का दिन आया। बहुत धूमधाम से नहीं, फारूक चाहता था कि काम जल्दी हो जाए, लेकिन वो नजवा को उसी घर में ले आया। नजवा अहंकार और गर्व के साथ घर की दहलीज पार हुई। उसने लाल रंग की भव्य पोशाक पहनी थी।
उसकी पैनी आंखें पूरे घर का ऐसे जायजा ले रही थीं जैसे कोई नया मालिक अपनी संपत्ति देख रहा हो। रहमा आंगन के एक कोने में एक जीर्ण शीर्ण छाया की तरह खड़ी थी। उसका शरीर कांप रहा था। नजवा ने उसे देखते ही व्यंग्य और विजय की हंसी हंसी। फारूक अपनी नई दुल्हन के पास खड़ा रहमा की ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो, जबकि नजवा की ओर देखते ही उसकी आंखों से मुग्धता झलक रही थी। फारूक ने बिना देर किए घर के नए नियम साफ कर दिए। उसने रहमा की ओर ठंडी आंखों से देखकर सूखे स्वर में कहा, अच्छी तरह सुन ले रहमा, नजवा ही अब इस घर की मालकिन है, वही असली पत्नी और यहाँ की सर्वे सर्वा है। फिर वो थोड़ा रोका और भी कठोर स्वर में बोला, और तू हमारी सेवा करेगी, तू इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी, तू और तेरी लाई हुई सारी दौलत अब मेरी और इसकी है। ये बातें कोड़े की तरह रहमा के शरीर पर लगीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, नौकरानी? लेकिन ये मेरा घर है, मेरे पिता की दौलत। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नजवा जोर से हंस पड़ी। उसने उपहास भरे लहजे में कहा, तेरा घर था, अब ये मेरा है, और तू यहाँ एक बिन बुलाई मेहमान या सीधे शब्दों में नौकरानी है। फिर उसने रहमा के माता पिता के बेडरूम की ओर इशारा करते हुए कहा, फारूक, मुझे ये कमरा चाहिए, इसमें पुरानी गंध है, इसका सारा कूड़ा बाहर निकाल दो, मैं अपना नया सामान यहीं रखूंगी। फारूक ने तुरंत हुक्म तामील किया। उसने रहमा की ओर पलटकर कहा, सुना तूने, जा 1 घंटे के अंदर अपना सारा सामान लेकर पीछे वाले छोटे कमरे में चली जा, जहां हम अनाज और हल रखते हैं। वो एक अंधेरा सीलन भरा भंडार घर था, जहां रोशनी और हवा नहीं आती थी। रहमा के आंसू सूख गए थे। नजवा सिर्फ उसे घर से ही नहीं निकाल रही थी, उसकी यादों को भी मार रही थी। रहमा ने टूटे हुए स्वर में फारूक से पूछा, क्यों? क्या जमीन और पैसे से तुम्हारा मन नहीं भरा? मुझे ऐसे अपमानित क्यों कर रहे हो? फारूक उसके पास आया और घृणा से कहा, क्योंकि तू मूर्ख थी और मैं तेरी इस कमजोरी से नफरत करता हूं। जा यहां से, वरना तेरा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। कांपते कांपते रहमा ने अपने मामूली कपड़े, माता पिता की एक पुरानी तस्वीर और माँ का बुना हुआ एक ऊनी शॉल लेकर उस स्टोर रूम में चली गई। नजवा दरवाजे पर खड़ी उसे उपहास भरी आंखों से देख रही थी और कह रही थी, जल्दी कर, आज बहुत काम है, अब से खाना बनाना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि मेरे जूते साफ करने की जिम्मेदारी भी तेरी है। उस रात जब फारूक और नजवा रहमा का बनाया हुआ खाना खा रहे थे, रहमा उस अंधेरे ठंडे स्टोर रूम में बैठी थी। पुराने अनाज और धूल की गंध से उसका दम घुट रहा था। सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं था, सिर्फ जमीन पर एक फटा हुआ चटाई। वो दरवाजे के नीचे से उनकी हंसी की आवाज सुन सकती थी, वो हंसी जो उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। रहमा समझ गई, उसने सिर्फ अपना घर या दौलत नहीं खोई थी, उसने खो दिया था अपना आत्मसम्मान, अपनी इंसानियत और जीने का अधिकार। वो घर की मालकिन से दासी से भी बदतर बन गई। स्टोर रूम में रहमा की पहली रात एक लंबे अपमान की शुरुआत थी। भोर की रोशनी होने से पहले ही दरवाजे पर लात की आवाज से उसकी नींद टूटी। नजवा चिल्लाई, अरियो आलसी लड़की, क्या खुद को अब भी मालकिन समझ रही है? उठ, चूल्हा जला, तेरे मालिक फारूक को नाश्ता चाहिए। रहमा अकड़े हुए शरीर से उठी। हड्डी कंपाने वाली ठंड और सख्त जमीन पर सोने के दर्द से उसका शरीर सुन्न हो गया था। वो नंगे पांव ठंडे आंगन में निकली। नजवा कुर्सी पर बैठी एक पहरेदार की तरह उस पर नजर रख रही थी। जब रहमा आटा गूंथ रही थी, उसके आंसू चुपचाप उस आटे पर गिर रहे थे। वो आटा जो उसकी अपनी जमीन के गेहूं से बना था। वो उनके लिए रोटी बना रही थी जिन्होंने उसके मुंह का निवाला छीन लिया था। नाश्ता तैयार होने पर फारूक और नजवा आराम से खाते थे। रहमा दूर खड़ी आदेश का इंतजार करती थी। भूख के मारे उसका पेट ऐंठ रहा था। नजवा ने उसकी ओर एक टुकड़ा सूखी रोटी फेंक दिया और कहा, ले इसे खा, हम नहीं चाहते कि तू भूखी मरकर हम पर बोझ बने। रहमा ने कांपते हाथों से वो टुकड़ा जमीन से उठा लिया। उसका आत्मसम्मान धूल में मिल गया। नाश्ते के बाद कड़ी मेहनत शुरू हुई। नजवा ने कपड़ों का ढेर देते हुए कहा, इन्हें आज ही धोना है और सावधान, ज्यादा साबुन खर्च मत करना। रहमा बर्फ ठंडे पानी में कपड़े धोने बैठी। उसके वे हाथ जो कभी सिर्फ रेशम और नर्म रुई को छूते थे, वे अब फटकर चूर चूर हो रहे थे।
नजवा सिर्फ उसे शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से ही चोट पहुंचाती थी। एक दिन वो सज धज कर रहमा के सामने से गुजर रही थी। उसके गले में एक भारी सोने का हार था जो रहमा की मां का था। रहमा ने काम रोक दिया। नजवा ने हार को छूकर कहा, पसंद आया? फारूक ने बताया कि ये तेरी मां का था। डिजाइन थोड़ा पुराना है, लेकिन तेरे उस दुखी चेहरे से ज्यादा मेरे गले पर जचता है। रहमा और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो चिल्ला उठी, वो मेरा है, वो मेरी मां की याद है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। नजवा व्यंग्य की हंसी हंसी, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब मेरा है, यहाँ तक कि जो कपड़ा तूने पहना है वो भी। रहमा उसकी ओर बढ़ी और मिन्नत करते हुए कहा, वो मुझे वापस दे दो प्लीज। तभी फारूक चीख सुनकर बाहर आया। रहमा को नजवा की ओर बढ़ते देखकर वो गुस्से में उसे धक्का दिया। रहमा छिटक कर कपड़े धोने के बर्तन पर गिरी। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। फारूक दहाड़ते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, मालकिन के मुंह पर बात करती है। तू एक नौकरानी है और नौकरानी हुक्म बजाने के सिवा बात नहीं करती। उसने रहमा के बाल पकड़कर फुसफुसाया, और अगर कभी नजवा की तरफ ऐसे देखा या आवाज ऊंची की तो तुझे बाहर कुत्तों के साथ रहने दूंगा। महीने गुजरते गए। रहमा एक जीता जागता कंकाल बन गई। उसका शरीर सूख गया, चेहरा धूल और कालिक से सन गया। उसे नहाने का पानी तक नहीं दिया जाता था। नजवा कहती थी, गंदी नौकरानी के लिए गंदा काम ही जचता है। फारूक इस बीच रहमा की जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर नजवा के लिए नए गहने और कपड़े खरीद चुका था। वो रहमा के साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे वो कोई पुराना फर्नीचर या अदृश्य चीज हो। सर्दी की शुरुआत की एक रात जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, रहमा अपने अंधेरे कमरे में बैठी थी। वो चरम हताशा में पड़ गई थी। उसे लगा इस जीवन से तो मौत 1000 गुना अच्छी है। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया है। रहमा ने फैसला किया कि वो और ये अपमान सहन नहीं करेगी। जब फारूक अकेला घर लौटा, नजवा मायके गई थी। रहमा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। फारूक उसे देखकर चिढ़कर बोला, क्या चाहती है? भूत की तरह खड़ी क्यों है? रहमा ने कमजोर लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, फारूक, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है। मुझे और मेरे माता पिता को अपमानित किया है। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस मुझे तलाक दे दो, मैं जाना चाहती हूँ। तलाक शब्द सुनकर फारूक पहले चौंक गया, फिर जोर से हंस पड़ा। तलाक? तू तलाक चाहती है? क्या तुझे लगता है कि तुझे कुछ मांगने का हक है? तू मेरी संपत्ति है, इस घर और जमीन की तरह। रहमा ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ मुक्ति चाहती हूँ। फारूक का गुस्सा बढ़ गया। उसने सोचा, अगर रहमा चली जाती है तो वो गांव के लोगों को सब बता सकती है, उसकी इज्जत जाएगी। उसने फुसफुसाया, मुक्ति चाहती है, जाना चाहती है, ठीक है, तुझे मैं नई जगह भेज रहा हूँ जो तेरे जैसे इंसान के ही लायक है। वो रहमा का हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर के पीछे भेड़ों के बाड़े की ओर ले गया। वो लकड़ी और कीचड़ का बना एक जीर्ण शीर्ण कमरा था, जहां से जानवरों के मल मूत्र और सड़े हुए भूसे की तेज बदबू आ रही थी। रहमा चिल्ला उठी, नहीं फारूक, प्लीज। लेकिन फारूक ने उसे लात मारकर अंदर फेंक दिया। रहमा कीचड़ और गोबर पर जा गिरी। फारूक चिल्लाकर बोला, तलाक मांगा था ना, यही है तेरा तलाक। अब से तू इन जानवरों के साथ रहेगी, इन्हीं का खाना खाएगी। रहमा डर से पीछे हटकर बोली, मैं ठंड से मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत करो। फारूक ने ठंडे स्वर में कहा, मर जाए तो अच्छा है, तुझे भी शांति, मेरा भी बला टले। उसने दरवाजा बंद किया और बाहर से सांकल लगा दी। शुरू हुआ रहमा के जीवन का एक नया अध्याय, भेड़ों के बाड़े की कैद। वहां रहमा के दिन चरम अमानवीय तरीके से गुजरते थे। ठंडी हवा, बारिश का पानी और सड़ी हुई गंध में वो घुट घुट कर मर रही थी। दिन में एक बार नजवा या फारूक आकर सड़ा बासी खाना, जिसे शायद कुत्ता भी नहीं खाता, उसे गंदी जमीन पर फेंक देते थे। रहमा पेट की आग बुझाने के लिए मजबूर होकर वो खाना उठा लेती थी। वो अब न रोती थी, न कोई गुजारिश करती थी। वो धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही थी। उसकी साथी थीं सिर्फ कुछ भेड़ें, जो उसके शरीर की गर्मी का एकमात्र स्रोत थीं। सर्दी का प्रकोप बढ़ा। रहमा को बुखार हुआ। वो इतनी कमजोर हो गई कि हिलने डुलने की ताकत भी खो दी। नजवा ने फारूक से कहा, वो तो लगता है मर रही है। फारूक ने उदासीनता से जवाब दिया, मरने दो, मर जाएगी तो मिट्टी में दबाकर कह दूंगा बीमारी से मर गई।
लेकिन गांव का एक बूढ़ा चाचा सालेह, जो रहमा के पिता के जमाने का विश्वसनीय कर्मचारी था, वो रहमा के इस गायब होने को स्वीकार नहीं कर पाया था। फारूक ने उसे पहले ही काम से निकाल दिया था। चाचा सालेह दूर से देखते थे कि नजवा हर रोज सुबह खाना लेकर बाड़े की ओर जाती है। उन्हें शक हुआ। एक तूफानी रात को वो छिपकर बाड़े के पास आए और इंसान के कराहने की आवाज सुनी। उन्होंने किसी तरह दरवाजे की दरार से देखा कि रहमा की वो दयनीय हालत जैसे एक कंकाल कीचड़ में पड़ा हो। चाचा सालेह ने जान जोखिम में डालकर बाड़े की पिछली दीवार का एक पत्थर हटाकर एक छोटा सा छेद बनाया। उन्होंने रहमा को आवाज दी। रहमा को पहले विश्वास नहीं हुआ। चाचा सालेह ने उसे उस छेद से पानी, अच्छा खाना और अपना गर्म कोट दिया। उन्होंने रहमा से वादा किया कि वो उसे बचाएंगे। उन्होंने बताया कि फारूक और नजवा 3 दिनों के लिए शहर के बाजार जाएंगे, तब वो उसे बाहर निकालेंगे। इन 3 दिनों तक रहमा को जीने की लड़ाई लड़नी होगी। वे 3 दिन रहमा के जीवन के सबसे लंबे समय थे, लेकिन चाचा सालेह का दिया हुआ खाना और उम्मीद ने उसे जिंदा रखा। आखिरकार वो रात आई। फारूक और नजवा के जाने के बाद चाचा सालेह ने बाड़े का ताला तोड़कर रहमा को बाहर निकाला। रहमा ने आजाद हवा में सांस लेते ही जमीन पर गिर पड़ी। चाचा सालेह ने उसे गोद में उठाया और गांव के पीछे के रास्ते से पहले से तय की गई एक बैलगाड़ी के पास ले गए। गाड़ी में करके वे शहर पहुंचे। रहमा की हालत तब बहुत खराब थी, बुखार से बदन जल रहा था। चाचा सालेह उसे शहर की एक सराय खान के अंधेरे और सीलन भरे छोटे कमरे में ले गए। उनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन वो रहमा को बचाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने रहमा के गंदे शरीर को साफ किया, अपनी आखिरी जमा पूंजी बेचकर दवा और खाने का इंतजाम किया। एक वक्त ऐसा आया जब सब खत्म हो गया तो उन्होंने सड़क पर भीख तक मांगी, सिर्फ रहमा के लिए थोड़ी गर्म सूप जुटाने के लिए। रहमा मौत के दरवाजे से लौट आई। चाचा सालेह का प्यार और देखभाल ने उसे नया जीवन दिया। 3 दिन बाद रहमा ने आंखें खोली और फुसफुसाते हुए कहा, भूख लगी है। ये बात उसके जी उठने का प्रमाण थी। चाचा सालेह खुशी से रो पड़े। रहमा का शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा आजाद थी। चाचा सालेह ने उससे कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटी, शरीर पेड़ की तरह होता है, सर्दी के बाद फिर से नई पत्तियां आती हैं। पहले भाग का समापन, अगला भाग इंशाअल्लाह कल।